नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आप देख रहे हैं जाटलैंड की राजनीति। जी हां, कई महीनों से जारी किसान आंदोलन सरकार पर कृषि कानूनों को वापस लेने का कितना दबाव बना पाएगा, ये वक्त तय करेगा। पर मुजफ्फरनगर में हुई किसान रैली के बाद इसके राजनीतिक असर को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम समीकरण बनता है तो इसका नुकसान कई पार्टियों को उठाना पड़ता है। पश्चिमी यूपी में करीब 136 विधानसभा सीटों पर जाट मतदाता हैं। इसमें 55 सीट ऐसी है जहां पर जाट मुस्लिम आबादी करीब 40% है। ऐसे में 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे के बाद बनी खाई को पाटने की कोशिश की जाती है तो चुनाव परिणाम पर इसका असर पड़ सकता है। इस पर मुस्लिम के लिए और ज्यादा जाटों को कोशिश करनी होगी और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। किसान आंदोलन किसके लिए नुकसान और किसके लिए फायदेमंद होगा, तो इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि जाटलैंड की राजनीति आखिर क्या है। पश्चिम यूपी में करीब 136 विधानसभा सीट पर जाट मतदाता हैं। अगर 55 सीटों की बात करें तो यहां पर जाट मुस्लिम आबादी करीब 40% है। चुनाव परिणाम काफी हद तक जाट मतदाताओं पर भी निर्भर करेंगे। जाट मुस्लिम समीकरण से कांग्रेस की चुनौती बढ़ सकती है। कांग्रेस सहारनपुर और मुजफ्फरनगर की सीटों पर जीत दर्ज करती है। बसपा की चुनौतियां भी बढ़ेंगी और दलित मतदाताओं के भरोसे मुस्लिम वोटर साथ दे सकते हैं। मुस्लिम मतदाताओं की पहली पसंद सपा, ऐसा रालोद गठबंधन हो सकता है, उस पर बातचीत जो है वो निकलकर सामने आ सकती है। इसके साथ ही एआईएमआईएम यूपी की 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान जो है वो कर चुकी है। ओवैसी ने 2017 के चुनाव में 38 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाई थी। करीब उन्हें 2 लाख वोट भी यहां पर मिले थे। इसके साथ ही हमारे साथ मेहमान जो है वो जुड़ने शुरू हो गए हैं। राजीव उपाध्याय बीएसपी नेता हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे राजीव जी कि जिस तरीके से बात यहाँ पर चुनाव को लेकर की जा रही है और अगर मुजफ्फरनगर की दंगों की अगर बात करें तो उससे कितना असर जो है वो चुनाव पर पड़ता हुआ नजर आएगा। राजीव जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी राजीव जी, जिस तरीके से बात चुनाव को लेकर की जा रही है, आने वाले चुनावों को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी जोर आजमाई जो है वो शुरू कर दी है, तो जाट अगर आपके पक्ष में आते हैं तो किस तरीके की स्थितियां बनेगी? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि जाट मुस्लिम समीकरण इसमें तो कई महीनों से जारी किसान आंदोलन सरकार पर कृषि कानूनों को वापस लेने का कितना दबाव बना पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मुजफ्फरनगर में हुई किसान रैली के बाद इसके राजनीतिक असर को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम समीकरण अगर बनता है तो इसका नुकसान कई पार्टियों को उठाना पड़ सकता है। पश्चिमी यूपी में करीब 136 विधानसभा सीट पर जाट मतदाता हैं। इसमें 55 सीट ऐसी है जहां पर जाट मुस्लिम आबादी करीब 40% है। ऐसे में 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे के बाद बनी खाई को पाटने की कोशिश की जाती है। राजीव उपाध्याय जी एक बार फिर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी राजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से चुनाव की बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, जाटों के ऊपर भी कहीं ना कहीं वोट बैंक उन्हें देखा जा रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए अंशुल जी, चुनाव नजदीक है और जिस तरह का भाईचारा का माहौल बन रहा है उत्तर प्रदेश में, थोड़े दिन पहले मुजफ्फरनगर में जिस तरह टिकैत जी ने अभी एक भाईचारा सद्भावना किसानों के माध्यम से बनाने का प्रयास किया था, उसके माध्यम से कार्यक्रम चल रहे हैं। और देखिए, बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यक्रमों को लेकर के चल रही है। हमको उससे नहीं मतलब, हमको मतलब है कि हमारा जो वोट है, जो जाटा वोट बहुजन समाज पार्टी का एक तरह से काडर वोट है और बेस वोट है। ये वोट किसी दूसरे को कभी भी ट्रांसफर ना हुआ है और ना होगा, इतना तो सत्य मान लीजिए। और कोई कितना भी प्रयास कर ले, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई भी कुछ भी प्रयास करे, जाटा वोट सहित दलित वोट उत्तर प्रदेश में पिछले हम 2-3 चुनाव से चुनाव निश्चित तौर पर हार रहे हैं। लेकिन आप देख रही होंगे कि हमको इस चुनाव हार के बावजूद भी हमको 25% वोट फिक्स एकदम मिल रहा है। इससे ये साबित होता है कि बहुजन समाज पार्टी का जो काडर बेस्ड वोट है, जो दलित वोट है, वो पूरी तरह से इंटैक्ट है और वो कहीं भी हिलडुल नहीं रहा है। ये एक तो ये कड़वा सत्य है।
और मुस्लिम समाज को, वहां के मुस्लिम समाज को, अन्य समाज को ये सोचना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति के पास 25% एकदम एक तरह से फिक्स वोट है, और अगर हम 10% और वोट करते हैं तो 35% की चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। जिस पार्टी को 35-36% वोट मिलेंगे वो पार्टी सत्ता में आएगी इस बार। ये चीज है अंशुल जी। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ और भी मेहमान जो हैं वो जुड़ गए हैं। हमाम वाहिद जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। शौकत अली नेता सपा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। हमाम वाहिद जी, कांग्रेस की अगर बात करें तो किस तरीके का समीकरण आप लोग बैठाने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस पार्टी किसी भी जाति धर्म के ऊपर राजनीति करने में यकीन रखती है, इसलिए उसे जो मेन मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, जो उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल से लगातार बदहाली और पिछले 30 साल से गैर कांग्रेसी सरकारों ने इस प्रदेश को सिर्फ लूटने का काम किया था। कांग्रेस पार्टी के जमाने की जो बनाई हुई कताई मिलती, जो शुगर मिलती, उसको बेचने का काम किया है। तो जनता ने सभी को देखा है, बसपा को भी देखा, सपा को भी देखा और भाजपा को देखा। तो इस बार जनता, और आपने खुद देखा होगा कि पिछले 2017 के बाद से जनहित मुद्दों को लेकर अगर कोई पार्टी, कोई संगठन, कोई दल सत्ता से टकराने का काम, सत्ता से लड़ने का काम और सरकार की जो गलत नीतियां उनके खिलाफ लड़ने का कोई काम किया है तो वो केवल कांग्रेस है। इसलिए जनता, चाहे उत्तर प्रदेश के सभी वर्ग, सभी समाज इस बार 2022 के चुनाव में कांग्रेस को एक आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और उन्हें कांग्रेस की तरफ आना है और उन्हें जिताना है कांग्रेस पार्टी को। चलिए शौकत अली जी, आपका क्या कुछ करना है इस पूरे मुद्दे पर? देखिए समाजवादी पार्टी बूथ स्तर पर तैयारी कर चुकी है और उत्तर प्रदेश की जनता ने अभी जवाब भी दिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। जब पंचायती चुनाव हुए तो तमाम जगह पर उनके जिला पंचायत हारे थे। इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता अब नकारने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और जनता का जिस तरह जिला पंचायत और पंचायत चुनावों में मत मिला था समाजवादी पार्टी को, तो इससे हम लोगों ने जो मेहनत की उसका वो परिणाम देखने को मिला था। चलिए हमाम वाहिद जी, एक सवाल आपसे यह है कि मुजफ्फरनगर की जो बात निकलकर सामने आई है, जो आंदोलन यहाँ पर किया गया, उससे भी जो चीजें निकलकर सामने आई है, लेकिन कांग्रेस को तो इससे कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट तो सबसे ज्यादा जो वोट थे वो सबसे ज्यादा मुजफ्फरनगर से ही मिलते थे। कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने लगातार जनहित मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक लड़ने का काम किया है। अभी कांग्रेस पार्टी का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन का खुला समर्थन कांग्रेस पार्टी का था। इससे पहले प्रियंका गांधी जी ने आपके लखीमपुर और उसके बाद बहुत सारी जगहों, जिलों में सहारनपुर से लेकर हर जगह किसान रैली की, और उस रैली में जो जनता का और किसानों का उमड़ा सैलाब था, वो इस बात की गवाही देता है, वो इस बात को साबित करता है कि आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश का किसान कांग्रेस पार्टी के साथ है। क्योंकि अगर किसी पार्टी ने उनको छला है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और लगातार किसानों के बीच में जो आक्रोश है, गुस्सा है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से बेदखल करके ये दम लेगा। बिल्कुल, बीएसपी की तरफ रुख करना चाहूंगी। राजीव जी, दिक्कतें तो आपको भी देखने को मिल रही हैं, क्योंकि बीएसपी की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर वो चुनाव में अगर आगे जाते हैं और जो मुजफ्फरनगर का जो चीज हुई है उसको पाटने की अगर कोशिश करते हैं तो। देखिए अंशुल जी, हमारी पार्टी कभी भी इन दंगों में इस तरह के कार्यक्रम में नहीं रही है, न इस पे कोई टोका टिप्पणी करती है। रही बात 2022 के चुनाव की, 2022 का चुनाव हम मुद्दों पे लड़ने जा रहे हैं। पहला चीज, अगर कोई पार्टी जाति आधार पे, धर्म आधार पे लड़ेगी तो उसका जवाब देने के लिए बहुजन समाज पार्टी बूथ से लेकर, सेक्टर से लेकर विधानसभा तक अपनी तैयारियां पूरी कर चुकी है। और दूसरा चीज, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों का अपमान हुआ है, और निश्चित तौर पे 2007 में ब्राह्मण और जाटव समाज मिलकर के एक अच्छी सरकार दे चुका है 2012 तक। उस सरकार के कार्यक्रम को देखते हुए, उसके प्रोजेक्शन को पेश करके हम 2022 में जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, और 2022 में हमें पूरी आशा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी बना लेगी। निश्चित तौर पे अभी आप लोग जरूर कह रहे हैं कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में अभी नहीं दिख रही है, लेकिन आप एक बात बता दीजिए कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके पास एक मुश्त 25% वोट उसके पास इंटैक्ट हो? कोई ऐसा दावा कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी जहां तक है, भारतीय जनता पार्टी 2017 से पहले 12 से 14% वोट पाती थी। विधानसभा स्तर की बात कर ले तो अंशुल जी,
2017 में 19 साल बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी 38% 39% वोट पे पहुंची है। और उसका कहीं ना कहीं असर ये रहा कि वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कुछ वोटों पे निश्चित तौर पे प्रलोभन और कई तरह के संकल्प पत्र दे करके और वो अपनी रूपरेखा तैयार करी, कई तरह जनता को प्रलोभन दिया कि ये देंगे वो देंगे, गड्ढा मुक्त करेंगे, आपको कई तरह का 70 लाख रोजगार देंगे और न जाने कितने तरह के वादे करने के बावजूद आप सत्ता में आते हैं और वादों को कहीं किनारे रख करके और 5 साल जो है आप सत्ता का सुख भोगने के बाद आज फिर जनता के बीच में जाते हैं कि हम फिर यही चीजें करेंगे। लेकिन जनता जान चुकी है, जिस तरह ब्राह्मणों का अपमान उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, ब्राह्मण भी आज 2ym दर्जे पे खड़ा है, उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमने 90% तक वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया और आज 90% ब्राह्मण जो है चौराहे पे खड़ा हुआ है और वो सशंकित महसूस कर रहा है, अपने को असहज महसूस कर रहा है। और इन सब चीजों का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। और बहुजन समाज पार्टी 2007 की तरह 2007 में जिस तरह बहुजन समाज पार्टी को 32% वोट मिले थे और उत्तर प्रदेश के अंदर हम सरकार बनाने में सफल थे, इस बार हमें उम्मीद है कि हम 35 से 36% वोट पाएंगे। ठीक है और उत्तर प्रदेश से सरकार बनाएंगे। ठीक है, लेकिन आपकी चलिए सारी बात मान ली, लेकिन एक बात निकल कर ये सामने आती है, चलिए इस बार आप ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार बसपा की चीजें जो है वो देखने को मिली है कि दलितों पर सबसे ज्यादा दलितों की आवाज बनकर आपने उभरे हैं। जैसा कि आप लोग कहते हैं कि हम दलितों की पार्टी हैं, दलितों की आवाज हम लेकर सामने आए हैं। अंशुल जी, बहुजन समाज पार्टी निश्चित तौर पे दलित समाज की से बनी हुई उभरी हुई पार्टी है। दलित, शोषित, मजदूर, मुस्लिम जो भी है उनके लिए बनी हुई पार्टी है। और हम तो आज भी कहते हैं कि कल सरकार बनेगी। हमारी एक पार्टी ऐसी थी, जब हम उत्तर प्रदेश में सत्ता में आए थे तो जो एक सबसे बड़ा डर रहता है दलित एक्ट का, हरिजन एक्ट का, उस एक्ट के बारे में हमने उसमें संशोधन किया था। हमारे दल ने, बहुजन समाज पार्टी ने, उसमें एक हमने उत्तर प्रदेश के स्तर पर यह संशोधन किया था कि किसी भी व्यक्ति पे हरिजन एक्ट, दलित एक्ट का दुरुपयोग कोई नहीं कर सकता है जब तक कि उसमें कोई सवर्ण बिरादरी की गवाही ना हो। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। इसी दुरुपयोग को रोकने के लिए हमने किया था और ये हमारी जो कार्यशैली थी, निश्चित तौर पे 2007 से 2012 तक आप देख लीजिए, किसी तरह का दलित एक्ट का जो हमारे ऊपर आरोप लगता है उसका दुरुपयोग कतई नहीं हुआ है। 2007 और 12 के बीच में सबसे कम दलित एक्ट के मुकदमे जो है थानों में लिखे गए हैं। ये चीजें हमने खुद अपने को सुधारा है। तो निश्चित तौर पे दूसरी चीज बता दें, दलित समाज के लिए हमने एक दिन में 1 लाख नौकरी देने का काम किया था 2007 से 12 के बीच में। तीसरी चीज, हमने 2007 से 12 के बीच में, अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता बैठे हो तो वो निश्चित तौर पे सुन लें कि 2007 से 12 के बीच में हमने जितनी भी बैकलॉग की भर्तियां थी जो हर विभागों में थी, उन विभागों से सर्वे रिपोर्ट मंगा करके ओबीसी और दलित की जितनी भी भर्तियां थी हमने निरंतर जिला स्तरीय से लेकर के और प्रदेश स्तर तक भर्ती करने का काम किया था। इस तरह के हमने मेडिकल कॉलेज बनवाए थे, हमने करीब 25 विश्वविद्यालय बनाए थे। और सबसे बड़ी चीज, आज लखनऊ और नोएडा को जो जाना जाता है वो बहन जी के नाम से जाना जाता है। आज 2-4 हाथियों के ऊपर न जाइएगा अंशुल जी, कि लोग कहने लगते हैं कि हाथी लगा के आपने पार्क बना दिया। आज वह पार्क आमदनी के लिए जरिया बन चुका है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। आज राज्य संपत्ति विभाग उससे पैसा वसूलता है जो पार्क में लोग घूमने जाते हैं। और जो आज लखनऊ की पहचान है, जो लखनऊ आज दिख रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से खास तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि लखनऊ में जिन रास्तों पे आप चल रहे हैं, जिन चौड़ी चौड़ी सड़कों पर और स्मारकों को अपने नाते रिश्तेदार और कार्यकर्ताओं को दिखाते हैं, वो कोई दूसरा नहीं, लखनऊ को सुसज्जित करने वाला अगर कोई है तो बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं। इसमें कोई छुपी लुकी बात नहीं है। और अगर नहीं है तो हम तो सुनना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कोई अगर प्रतिनिधित्व बैठे हैं तो वो बतावें कि उन्होंने लखनऊ के अंदर क्या कर दिया है। तो आप फिर भी नहीं सुन रहे हैं। रामनरेश रावत जी हमारे साथ यहाँ पर है। जी रामनरेश जी, जाट लैंड की जो राजनीति है उसको लेकर सभी दल जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी ने अपनी अपनी बात यहाँ पर रखी है, आप क्या कहना चाहेंगे? तो कहेंगे तो हम भी उनका जवाब देंगे। हम सत्ता पक्ष में तो मुझे बाद में अवसर मिलेगा, लेकिन सत्ता पक्ष का मतलब ये नहीं है कि हमने काम नहीं किया। हमने अब तक आजादी के बाद से सबसे ज्यादा 2014 में से लेकर के अब तक 2021-22 तक
जितना काम हुआ इतना काम कभी नहीं हुआ इस देश। बिल्कुल, लेकिन रोज का काम हुआ है, नाम तो भी गिना दीजिए। जमीन पे काम नहीं दिख रहा है। लखनऊ के अंदर हमने विश्वविद्यालय बनाया, हमने मेडिकल कॉलेज बनाया, हमने जो लखनऊ आपको सब कुछ दिख रहा है वो बनाया। मैं तो ये नहीं समझ रहा हूँ कि लखनऊ के अंदर दूसरा चीज दूसरी पार्टी की बात कर ले तो अखिलेश जी ने जो बचा कुचा था वो बनवाया था, लेकिन हम तो आपके द्वारा किए गए कार्य की जानकारी चाहते हैं। लखनऊ घूमते हैं तो कहीं दिखता नहीं है। लखनऊ हम घूमते हैं, ये हमारा सांस्कृतिक केंद्र, हम मान लिया आपकी बात को, लेकिन हम भी राजनीतिक आदमी हैं तो हर घर में शौचालय दिया, हर घर को मकान दिया, हर किसान को हमने क्रेडिट कार्ड दिया, शहर में हर किसान को 6,000 रुपया दिया। राम योजना की तरह गरीबों के लिए हमने 75 जनपदों में 20-20, 25-25 हजार आवास जो है निःशुल्क रूप में दिया था माननीय। हम तो ये चाहते थे कि आपकी सरकार आगे, आप केंद्र में भी हैं, आप केंद्र में भी हैं और प्रदेश में भी हैं, आपको तो बहुत ज्यादा कोरोना काल में भेंट कर गया तो 2024 तक आप सबको मकान दे देंगे, एक भी व्यक्ति को बाकी नहीं रखेंगे। आपने निश्चित तौर पे काम किया है, आपने जनता को महंगाई दिया है, हमारा नारा आपने सबका जनता को साथ, डीजल सबका का भाव दिया है, सबका किसानों नहीं, वो तो नारा तो है आपका, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका सहयोग, वो नारा ठीक है, लेकिन सबके साथ महंगाई की मार, सबके साथ डीजल की मार, सबके साथ पेट्रोल की मार। अरे कोरोना भी तो झेल रहे हैं ना भाई साहब गैस में तो हमारा आपने देश पूरा कोरोना झेल रहा है। कोरोना से हमने होगा। किस तरीके से तो उत्तर प्रदेश जो है सर्वोत्तम प्रदेश है, बिल्कुल यहाँ बड़े बड़े उद्योगों को ला करके हमने खड़ा किया, लेकिन जो आपके जमाने में कोई आपके जमाने में कोई अपने नुकसान पे। अब तो सारी ये नहीं है कि भारत की जनता पे गाड़ी कमाई पे मोटी टैक्स लगा करके और आप इस तरह के कहेंगे कि हमने कोरोना काल में कार्य किया। कोरोना काल में कार्य करते और आप टैक्स को न बढ़ाते, टैक्स लाइबिलिटी जनता के ऊपर न जाती, ये जनता भी तो कोरोना काल में झेली है। बहुत सारे शहरीकरण में जो बेरोजगार लड़के थे, जो रोजगार भी थे, 10-10-20 हजार की नौकरी करते थे, उनको मालिकों ने 5-5 हजार 8-8 हजार रुपए कर दिया। ये बहुत सारी समस्याएं, लेकिन भारत सरकार अपने जो है आमदनी को दुगना करने में लगी रही किसी तरह से टैक्स लगा करके। और उत्तर प्रदेश सरकार भी कहती है कि हमारा राजस्व बढ़ गया है। भाई राजस्व कमाने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं, आप तो लोक कल्याण के लिए बैठे हैं। और अगर आप राजस्व न कमाए होते तो निश्चित तौर पे ये जो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता है उसको कम रेट पे डीजल भी मिला होता, कम रेट पे खाद यूरिया मिलता, कम रेट पे पानी मिलता, ये सारी चीजें कम रेट पे मिलता। लेकिन ये न करते हुए आपने जो है इस पे मुद्रास्फीति की गति से किस तरीके से बढ़ रही है तो वो भी तो ध्यान रखिएगा ना। हाँ, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब सत्ता संभाले थे उस समय 40 से 45 रुपया लीटर में था, और कांग्रेस से जब हमने सत्ता संभाली तो 70 से 80 रुपए के बीच में डीजल पेट्रोल था, उस गति से नहीं बढ़ा दाम। तो हमने सत्ता संभाली। विधायक जी, आप महंगाई की मार को नहीं कहेंगे क्या कि महंगाई आज है? नहीं, महंगाई में तो भी मुद्रास्फीति बढ़ी है। चलिए ठीक है, उस समय ठीक है जिस समय हमने सत्ता संभाली उस समय 10 रुपए की कीमत जो थी आज उससे ज्यादा हो गई है। चलिए ठीक है, 10 रुपए की कीमत आज की तारीख में 16-17 रुपए हो गई है। ठीक है, हम तो मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है ना। ठीक है अमन भाई जी, अगर देखा जाए तो बहुत ऐसे मुस्लिम वोटर्स भी जो हैं वो दलित वोटर्स के साथ में मिलकर जो है वो वोट दे देते हैं कहीं ना कहीं, तो कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है, आपको कितना सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा? कांग्रेस पार्टी तो हवा में, दलितों की लड़ाई के लिए सबसे आगे। कांग्रेस पार्टी के पास में नेतृत्व नहीं है, हमारे पास में नेतृत्व है। कांग्रेस पार्टी के पास में नेतृत्व नहीं, परिवारवाद है। हमारे यहाँ पर चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है, इनके यहाँ केवल जवान नेहरू खानदान में गांधी परिवार में पैदा होना जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री कौन होगा हम नहीं जानते। इनके यहाँ अगर अवसर मिलेगा तो राहुल गांधी होंगे, अगर विपक्ष का कोई रोल अदा किया है तो कांग्रेस हो, और भाजपा की वही बनेगा। कोई उपलब्धि नहीं। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार बेचो नीति पे चल रही है
और उत्तर प्रदेश की नीति पे चल रही है। मैं चाहे जो हो जाए, 2013 में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई, उद्घाटन किया गया, आज तक वो मेडिकल कॉलेज की क्लासेस शुरू नहीं हुई। नवैयत ये है कि बिल्डर को पैसा ना मिलने की वजह से उसने अपनी खिड़की उखाड़ के लेके चला गया। पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात ले ले, दो सरकारें रहेंगी, समाजवादी सरकार से लेके अखिलेश यादव कह रहे हैं हमने उद्घाटन किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई वो दोबारा उद्घाटन कर रही है, सिर्फ ये लोग उद्घाटन पे उद्घाटन, शिलान्यास पे शिलान्यास कर रहे हैं और वो कार्य पूरा नहीं हुआ, आज तक एक्सप्रेस वे तैयार नहीं हुआ। तो नाम बदलने में ये लोग माहिर हैं, राजनीति करने में माहिर हैं। उत्तर प्रदेश की जो सूरत हाल है वो खस्ता हाल है। चाहे स्वास्थ्य विभाग की आप देखेंगे, आज फिरोजाबाद में कितनी मौतें हो चुकी बच्चों की, और कोरोना काल में जो स्वास्थ्य सिस्टम में हमने देखा था कि जिस तरीके से बदहाली हुई और उसमें कितने घोटाले हुए, पीपीई किट घोटाला हुआ, ऑक्सीमीटर में घोटाला हुआ। तो घोटालों की ये सरकार है। और जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी आए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि या तो माफिया प्रदेश छोड़ के चले जाए या नहीं तो उनकी कोई जगह दूसरी और होगी। लेकिन आने के बाद से लगातार अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश इस वक्त नंबर 1 बढ़ चुका है। कहाँ है? यूपी एसटीएफ ने इन लोगों को 25 कुख्यात माफियाओं की लिस्ट सौंपी थी, सब के सब प्रदेश छोड़ तो चुके हैं, बल्कि उनको प्लानिंग के तहत प्रदेश से बाहर किया गया है ताकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो। वो सभी माफिया इस वक्त जेल से बाहर मौज कर रहे हैं। ये है सूरत हाल। सिर्फ ब्रांडिंग, ठीक है, सिर्फ ब्रांडिंग के नाम पे प्रदेश की जनता ठीक है। को राजीव उपाध्याय जी, आपको बोलना चाह रहे हैं? जी, राजीव उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे थे? अंशुल जी मेरे मित्र कांग्रेस के बोल रहे थे। मैं तो ये कहना चाहता था कि आज दलित और मुस्लिम समाज की जो व्यवस्था, जो स्थिति बनी हुई है पूरे भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, यह हमारे मित्र की पार्टी 60 से 62 सालों तक हिंदुस्तान के अंदर राज करी है और माननीय विधायक जी की पार्टी भी 13-14 साल हिंदुस्तान के ऊपर राज करी है। लेकिन अगर दलितों की जो स्थिति के लिए अगर कोई गुनाहगार है, कोई मुस्लिमों की इस स्थिति के लिए गुनाहगार है कि आज भी रिजर्वेशन नहीं, आज गांव में चलिए और दलितों के मोहल्ले में चलिए तो आपको ऐसी स्थिति दिखेगी अंशुल जी, आपको जाती होंगी, इसमें कोई छुपा नहीं है कि आप कहेंगे कि हम अभी कौन सी सदी में जी रहे हैं। और इसके लिए अगर कोई दोषी है तो पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी दोषी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर जिस पार्टी ने 70 साल 60 साल तक हिंदुस्तान के ऊपर राज किया हो और उसके बावजूद भी दलित समाज के लिए आज तक कपड़ा न मिल पाता हो, रोजी रोटी न मिल पाता हो, उनको मकान न मिल पाता हो, तो इसके लिए दोषी हम भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर पे इस मामले में मानेंगे। हम कांग्रेस पार्टी को नंबर 1 मानेंगे। बहुजन समाज पार्टी दोषी नहीं है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दलितों को निशाना बनाया जा रहा है और महेश जी को दलित की नाम की बेटी दौलत की ऐसी नशा लगी है कि वो दौलत की नशा में चकनाचूर है और आज उन शक्तियों के हाथ में कठपुतली बनी हुई है जिनकी मानसिकता दलित विरोधी है। आप पहले देखिए आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी की हाथरस की घटना को। चलिए ठीक है राजीव जी, ठीक है राजीव जी, लेकिन ऐसा आपने कभी नहीं किया। ठीक है राजीव जी, जो भी चर्चा यहाँ पर थी, आप सभी यहाँ पर जुड़े, बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए।